फिल्म की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया के एक घने जंगल में होती है, जहां कई मजदूर पेड़ काट रहे होते हैं। अचानक एक लकड़हारा जो ट्रक चला रहा होता है, दूर एक रहस्यमय आकृति देखता है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अपना काम जारी रखता है। कुछ समय बाद उसका साथी किसी चीज के हमले का शिकार होता हुआ दिखाई देता है। लकड़हारा यह देखकर अपना ट्रक छोड़कर कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। वह अपने साथी को आवाज देता है और हैरानी से उसे अपने साथी का खून से सना हेलमेट और एक कटी हुई उंगली मिलती है। डर के मारे लकड़हारा हमलावर से बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है। वह जल्दी ही एक खतरनाक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से रेंगकर बाहर निकल आता है। फिर वह फिर से भागना शुरू करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बेल के जाल में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। थोड़ी देर बाद एक डरावना आदिवासी लड़का उसके पास आता है और वह कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें एक रिसोर्ट दिखाई देता है जो ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ दो विवाहित कपल छुट्टियां मनाने आए होते हैं। पहला कपल रिची और जैस्मीन का है और दूसरा कपल एजे और माया का है। नाश्ता करते समय रिची एजे को नदी में कायाकिंग के लिए साथ चलने का निमंत्रण देता है, जबकि लड़कियां अगले दिन शॉपिंग का प्लान बनाती हैं। लेकिन जैस्मीन को बुरा लगता है कि लड़कियों को इस काबिल नहीं समझा जा रहा और वह कहती है कि वे भी साथ जाएंगी। फिर रिची खुशी से बताता है कि उसने अपनी कंपनी बेच दी है और वह इसे सेलिब्रेट करना चाहता है। वह बताता है कि इस ट्रिप का सारा खर्चा वह खुद उठाएगा, यहाँ तक कि दूसरे कपल के खर्चे भी। माया यह सुनकर खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन एजे कुछ खास खुश नहीं दिखता। बाद में अपने कमरे में नाराज एजे माया से पूछता है कि रिची को हमारे ट्रिप का खर्चा क्यों देना चाहिए। क्या वह समझता है कि हम यह खर्च नहीं उठा सकते? माया उसे तसल्ली देती है और यह याद दिलाता है कि वह और रिची स्कूल के समय से अच्छे दोस्त हैं और यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एजे अब भी नाराज है कि जब रिची ने अपनी कंपनी शुरू की थी तो उसने उसे शामिल नहीं किया, हालांकि वे दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। फिर हमें पता चलता है कि एजे माया के पिता की कंपनी में काम करता है, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं है क्योंकि सबको पता है कि उसे यह नौकरी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से मिली है। अगले दिन सभी लोग कायाकिंग के ट्रिप के लिए तैयारी करते हैं और अपने गाइड से मिलते हैं। वह आदमी अपना नाम निक बताता है और सभी को सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट देता है। फिर रिची मजाक में एजे से कहता है कि यह ट्रिप थोड़ा महंगा है, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि वह सारा खर्चा खुद उठाएगा। फिर हर कपल एक एक कश्ती पर बैठता है और निक, जो अकेला बैठा होता है, उन्हें बताता है कि कश्ती और चप्पू कैसे संभालना है। थोड़ी देर कश्ती चलाने के बाद निक सुझाव देता है कि वे लोग रात यहीं गुजार सकते हैं और कल रिजॉर्ट वापस चले जाएं। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और निक उनसे अपने फोन देने को कहता है ताकि वह उन्हें पानी से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बैग में रख सके। सभी अपने फोन दे देते हैं, लेकिन एजे कहता है कि उसे काम करना है और अपना फोन देने से मना कर देता है। इसके बाद ग्रुप कायाकिंग जारी रखता है। निक बताता है कि उसके पिता, दादा और परदादा सभी इस इलाके में गाइड थे। वह बताता है कि उसका परदादा सबसे पहले यहाँ आया था, लेकिन एक स्थानीय जनजाति को देखने के बाद गायब हो गया। कुछ समय बाद उसका सामान मिला, जिसमें इंसानी हड्डियां भी थीं। इसका मतलब है कि वह जनजाति आदमखोर है, लेकिन निक उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका इलाका बहुत दूर और सुरक्षित है। लड़कियां यह सुनकर डर जाती हैं, लेकिन लड़के सोचते हैं कि यह सिर्फ एक फर्जी कहानी है। अब एक और सीन में एक बाइक चलाने वाला कपल प्रतिबंधित क्षेत्र के बिल्कुल बाहर पहुंचता है। वे जल्दी से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि हालांकि वहां डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा है, लेकिन वे फिर भी अंदर जा रहे हैं। वीडियो को 30,000 व्यूज मिलते हैं, जिस पर वह कपल बहुत खुश होता है। फिर वे दोनों डू नॉट एंटर वाले बोर्ड को पार करते हैं और तेजी से जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। इस पर रिची और जैस्मीन घबराकर पानी में कूद जाते हैं। एजे जोर जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाने के लिए रिची की वीडियो बनाने लगता है। उसी समय वह खुद भी नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ डरी हुई बाइकर लड़की लंगड़ाते हुए जंगल में चलती है जब तक कि वह एक बड़ी गुफा तक नहीं पहुंच जाती। वह अंदर जाती है और दीवारों पर खून के धब्बे देखती है। घबरा कर वह अपना फोन निकालती है। तभी अचानक एक कबायली आदमी उसके पीछे नजर आता है। फिर वह एक वीडियो बनाने लगती है ताकि दर्शकों को अपनी खतरनाक स्थिति के बारे में बता सके।
उसी समय वह कबायली आदमी उस पर उसके बॉयफ्रेंड का खून से भरा हुआ कटा हुआ सिर फेंक देता है। फिर उस लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है और हम देखते हैं कि कबायली आदमी उसका कटा हुआ सिर हाथ में पकड़े हुए खड़ा है। उधर ग्रुप किनारे पर पहुंचता है, जहां वे रात वहीं कैंप लगाने का फैसला करते हैं। एजे परेशान होता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले नदी में गिर गया था और अब वह अपने काम से जुड़ नहीं पा रहा। थोड़ी ही देर में अंधेरा छाने लगता है। निक और माया बोनफायर के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। निक उसे अपने परदादा की तस्वीर दिखाता है, जो इसी जंगल में गायब हो गया था। वह उसे उस लकड़ारे के बारे में भी बताता है, जिसे फिल्म की शुरुआत में कबायली लोगों ने अगवा किया था और उस पर जुल्म किया था। निक बताता है कि उस लकड़ारे को एक गुफा में ले जाया गया और मारने के बजाय जिंदा रखा गया। यहाँ यह भी पता चलता है कि इन कबायली लोगों के पास मांस के लिए फ्रिज नहीं होता, इसलिए वे अपने शिकार को थोड़ा थोड़ा काटते हैं ताकि मांस खराब न हो। इसके अलावा वह लकड़ारा किसी तरह गुफा से भाग निकला था और नदी पार करने में सफल हो गया था, हालांकि उसकी एड़ियां पूरी तरह से काट दी गई थीं। जब वह मिला था तो वह चीख रहा था कि मांस खाने वाले बच्चे उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एजे आता है और उन दोनों को साथ देखकर जलता है। वह सोचता है कि निक की कहानी बस फर्जी है और माया को कहता है कि वह सो जाए। आधी रात के करीब जैस्मीन जाग जाती है और कैंप के बिल्कुल पास के जंगल में जाती है ताकि वह खुद को हल्का महसूस कर सके। लेकिन जल्द ही एजे उसके करीब आता है और उसे गले लगा लेता है, जिससे यह पता चलता है कि दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता है। इसलिए उसे एजे के जाने का इंतजार करना होगा ताकि वह कंपनी में उसकी जगह ले सके। लेकिन यह बात जैस्मीन को बहुत गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एजे सिर्फ उसे बहला रहा है और कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और फिर जैस्मीन अपनी सोच को साफ करने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चली जाती है। इसी दौरान एजे वापस कैंप आता है, जहां हम देखते हैं कि रिची और माया पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि रिची कहीं नजर नहीं आ रहा। वे देखते हैं कि रिची निक की कश्ती भी ले गया है, जिसमें सबके फोन थे। परेशान होकर वे बाकी बची हुई 2 कश्तियों में बैठकर रिची को ढूंढने निकल जाते हैं। अंततः ग्रुप उस नदी के हिस्से पर पहुंचता है जो प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ जाता है। निक जोर देकर कहता है कि वे आगे न जाएं और सलाह देता है कि वे जीप पर वापस जाएं और रिची को ढूंढने के लिए अधिकारियों को बुलाएं। लेकिन बाकी लोग रिची के बिना वापस जाने से इनकार कर देते हैं। एजे बार बार कहता है कि उन आदमखोर कबीलों की कहानियां बकवास हैं। इसलिए निक के पास भी कोई और विकल्प नहीं बचता और वह मान जाता है। इसके बाद वे लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहां वे जल्दी एक खाली कश्ती और एक लाइफ जैकेट देखते हैं, लेकिन रिची कहीं नजर नहीं आता। तीनों रिची को तलाश करने का फैसला करते हैं, जबकि निक किनारे पर रह जाता है। निक कहता है कि अगर वे लोग 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आए तो वह अकेला ही यहाँ से चला जाएगा। सभी लोग मान जाते हैं और रिची को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर गहराई में चले जाते हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि निक को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसलिए वह अपना चाकू निकालता है और हालात का पता लगाने के लिए जंगल के अंदर जाता है। अंततः निक कश्ती तक पहुंचता है और कुछ देर के लिए हर तरफ खामोशी छा जाती है। निक समझता है कि हमलावर चला गया है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक और कबायली आदमी निकलता है और निक का गला काट देता है। उधर तीनों दोस्त आखिर उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले बाइकर्स लड़की पर हमला हुआ था। वहां उन्हें खून से भरा हुआ खाली हेलमेट मिलता है। बिल्कुल उसी वक्त अचानक रिची वहां हंसते हुए आ जाता है। जवाब में रिची अचानक उस पर आरोप लगाता है कि वह उसकी सफलता से जलता है। वो कहता है कि एजे ने माया जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की और बिना किसी मेहनत के नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। फिर रिची एजे को उसका फोन देता है और कहता है कि अब सब ठीक चल रहा है। यह देखकर एजे को तुरंत समझ में आ जाता है कि रिची ने उसका फोन जरूर चेक किया है और अब उसे उसके सीक्रेट अफेयर का पता चल गया है। जब वे लोग किनारे पर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि निक अपनी कश्ती समेत गायब है। वे समझते हैं कि निक उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन जमीन पर उसका चाकू पड़ा होता है। फिर वे तीनों बाकी बची हुई 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं और खुद ही वापस जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर पानी में चलने के बाद वे निक की कश्ती एक किनारे पर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अभी भी करीब है।
दूसरे लोग दूर कहीं एक बर्तन भी देखते हैं और जाकर उसे चेक करने लगते हैं। लेकिन फिर वे एक खौफनाक दृश्य देखते हैं जिसमें निक का सिर उस बर्तन में उबल रहा होता है, जो उन्हें बहुत डरा देता है। ग्रुप को अब समझ आ जाता है कि आदमखोर कबायली के बारे में गाइड निक की बात बिल्कुल सच थी और वे तुरंत अपनी कश्तियों की तरफ वापस लौट जाते हैं। वे कश्ती चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक कबायली आदमी उन पर नजर रखे हुए है। अचानक वो आदमी पानी से निकलकर एजे पर हमला कर देता है। बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और माया एक बड़ा पत्थर लेकर उस कबायली को मारती है। एजे उस कबायली को निक के चाकू से गहरा जख्म पहुंचाता है। दूसरी तरफ एक और कबायली दूर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो दखल नहीं देता। फिर वे लोग देखते हैं कि पानी की लहरें उनकी कश्तियों को ले गई हैं, इसलिए वे तुरंत कश्तियों को तलाश करने निकल जाते हैं। इसके बाद वो कबायली जो सब कुछ देख रहा था अपने दोस्त के पास आता है जो मरने वाला होता है। वो उसके सीने में एक कुल्हाड़ी मारता है और उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। फिर वो अपने दोस्त का दिल निकालकर खाने लगता है और बदला लेने का फैसला करता है। उधर ग्रुप को एहसास होता है कि वे न केवल अपनी कश्तियां खो चुके हैं, बल्कि नदी का रास्ता भी भटक चुके हैं। लेकिन जल्द ही अंधेरा छाने लगता है और उनके पास रात बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वे तय करते हैं कि बारी बारी से पहरा देंगे और सुबह होने तक कोई हरकत नहीं करेंगे। रात को रिची पहला पहरा देता है और माया उसके पास बात करने आती है। फिर वह घुमाकर जैस्मिन और एजे के रिश्ते का जिक्र करता है और रोने लगता है। इसके बावजूद रिची कहता है कि वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता है और उसके साथ रहने का फैसला कर चुका है। कुछ देर बाद एजे अपनी बारी का पहरा देता है और मच्छर उसे परेशान करते हैं, इसलिए वह कुछ कीचड़ उठाकर अपने शरीर पर लगा लेता है। उधर दूर कहीं हम उस कबायली आदमी को देखते हैं जो पहले आया था। वह छिपकर घूम रहा होता है और हमला करने का मौका तलाश रहा होता है। एजे जमीन पर लेट जाता है और खुद को कीचड़ में छिपा लेता है। जल्द ही वह कबायली आदमी इत्तेफाक से उसके पास से गुजरता है, लेकिन उसे एजे नजर नहीं आता। एजे इस मौके का फायदा उठाता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। लेकिन कबायली बहुत ताकतवर होता है और आसानी से कुल्हाड़ी से एजे को बेहोश कर देता है। खुशकिस्मती से अचानक रिची आ जाता है और पीछे से उस पर हमला कर देता है। इस दौरान बेहोश एजे फिसलकर खाई में गिर जाता है। कुछ समय बाद एजे होश में आता है और देखता है कि कबायली के एक ग्रुप ने रिची को बंधक बना रखा है और उसे खाने का इरादा रखते हैं। कुछ ही देर बाद कबायली रिची के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक अजीब रस्म करते हैं जिसमें वे उसकी एड़ी काटते हैं, लेकिन फिर अचानक उसे आजाद कर देते हैं। अगली सुबह जब लड़कियां जागती हैं, तो वे एजे के बारे में बात करती हैं और उसकी चिंता करती हैं। जिसमें उसकी लड़की को पीछे छोड़ दिया जाता है, उसी में एक कबायली आदमी कश्ती में गुजरते हुए दोनों लड़कियों को देख लेता है और उन पर हमला करने की तैयारी करता है। माया उसे जल्दी से कश्ती में आने के लिए कहती है, लेकिन एजे को रिजी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वह खुद को अपराधी महसूस करता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए वह बदला लेने का फैसला करता है और एक बार फिर जंगल की ओर लौट जाता है। हालांकि माया बार बार उसे रोकने के लिए विनती करती है। एजे गुस्से में कबायली लोगों के करीब पहुंचता है और कुल्हाड़ी से उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अंततः वे क्रूर लोग एजे पर काबू पा लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। आखिरी दृश्य में जैस्मीन और माया एक किनारे पर पहुंचती हैं, जहां से वे एक बड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू करती हैं। काफी मेहनत के बाद वे दोनों जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं। जल्दी ही उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिलते हैं जो उन पर तरस खाकर दयालुता से उन्हें शहर वापस ले जाते हैं। इस तरह उनका यह खौफनाक सफर खत्म हो जाता है और इसी के साथ फिल्म भी समाप्त होती है। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही फिल्म रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।